नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वोट चोरी पर राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, बोले हरियाणा में कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया। पीएम मोदी की डिग्री पर राहुल गांधी ने फिर उठाया सवाल, बोले उन्हें मिली झूठी डिग्री। बिलासपुर रेल हादसे में बड़ा मौत का आंकड़ा, 11 की गई जान, 20 घायल, कई घंटे बाद परिचालन बहाल। सीएम योगी के बंदर वाले बयान पर अखिलेश यादव का जोरदार पलटवार। मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, ट्रेन से कटकर कई लोगों की दर्दनाक मौत। न्यूयॉर्क में का चुनाव जीतने के बाद जोरान ममतानी ने जवाहरलाल नेहरू को किया याद, दोहराई 1947 वाली बात। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव और वहां हुई कथित वोट गड़बड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले गुरु नानक देव जी को याद किया और कहा कि वो उनके और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनाव को लेकर उन्हें कई शिकायतें मिली थीं और पार्टी ने मामले की गहन जांच पड़ताल की। उनका कहना था कि जांच में उन्हें भारी गड़बड़ी मिली है। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी, अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें लास्ट मिनट पे वोटर लिस्ट दी जा रही है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। दिस इज जस्ट, वो वोटर लिस्ट दिखाओ जरा। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन। दिस इज द बैकबोन फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन. If this is wrong, no amount of training is going to fix it. We can keep training, but legally she's allowed to vote. Legally उसका नाम 5 बार आ रहा है, वो इस एक बूथ में वहां वोट कर रहा है, वो यहां पे एक बूथ में यहां कर रहा है, एक बूथ में वहां, कहां से ट्रेनिंग? तो अगर वोटर लिस्ट ही करप्टेड है और वोटर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट का ही प्रयोग कर रहा है चुनाव को खत्म करने के लिए, तो कोई ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा और कोई पार्टी नहीं कर सकती। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने आज कहा है कि हम जीतेंगे और महागठबंधन सरकार बनाएगा। और जिस तरह से घोषणा पत्र सामने आया है, ये बहुत प्रभावशाली घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा योजना को भी शामिल किया गया है। नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है और बिहार वैसा ही है। लोग बदलाव चाहते हैं। अब भाजपा ने धनबल का इस्तेमाल किया है, जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया था, वो सीमा से परे है। बोलेंगे भैया, थोड़ा इंतजार तो करो, कल शाम को मालूम पड़ जाएगा आपको कि क्या ट्रेन चल रही है। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है कि हम लोग जीतेंगे, सरकार बनेगी महागठबंधन की। और जिस प्रकार से मैनिफेस्टो आए हैं, बहुत शानदार मैनिफेस्टो महागठबंधन का है। हमें तो गर्व है, राजस्थान की जो स्कीम है हमारी है, चाहे वो OPS हो, चाहे वो आपका ये चिरंजीवी योजना 25 लाख का बीमा है, वहाँ पे भी उसकी घोषणा हुई है। वादा किया 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य का बिहार में लागू होगा। नरेगा में हमने कहा था कि एक्स्ट्रा जो दिन हम करेंगे 200 दिन, वो भी हमारे वादा किया गया वहाँ पे भी। तो मैं समझता हूँ कई वेलफेयर स्कीम्स और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी वहाँ पे आई है मैनिफेस्टो में। उम्मीद करते हैं कि लोगों में इसका असर है, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जी है, आपकी सरकार 20 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं और बिहार जैसा है वैसा ही है, सबको मालूम है। लोग चाहते हैं, बदलाव भी चाहते हैं। अब ये जो धन बल का प्रयोग करते हैं बीजेपी वाले, जैसे महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया, वो तो हद ही हो गई। पूरा देश चौंक गया कि ये क्या हो गया। हरियाणा में मान लो आपने बराबरी पे आप आ गए, चलो ठीक, माइक्रो मैनेजमेंट आपको हुआ है, कई तरह बातें कर रहे थे भाई कि बहुत शानदार कैंपेन किया और कांग्रेस पिछड़ गई उसके अंदर, हालांकि वो बात थी नहीं। पर बाद में जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए, उसमें जो परिणाम ने पूरे देश को चौंका दिया कि वोट चोरी है, बेईमानी है, या ये जो धनबल का प्रयोग हो रहा है, पैसे बांटते हैं चुनाव के अंदर ये लोग, घर घर के अंदर क्या क्या नहीं करते, हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं खुद बॉम्बे में, महाराष्ट्र में था, क्या इनका जो धनबल का प्रयोग हो रहा है इनका। अब आप ये पैसा इकट्ठा किया इन लोगों ने इलेक्ट्रो बॉन्ड से,
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये असंवैधानिक है, पर पैसा इनके पास ही है ना। वो हजारों करोड़ का पैसा हमारे खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ काम आ रहा है, तो वो पैसा जमा होना चाहिए था पीएम रिलीफ फंड के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आधा अधूरा है, पूरा होना चाहिए था। पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, सब पार्टी से पैसा वापस लेना चाहिए था। इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा था कि ईडी के नोटिस जा रहे हैं, और जैसे ही आपका 100 करोड़ का पहुंच गया बॉन्ड वहां पर, और वो नोटिस खत्म हो गया आपका। कितने उदाहरण सामने है। सर, आपकी सरकार के कार्यकाल में जो है कि वहीं हरियाणा में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि सबसे बड़ा प्रजातंत्र का सरकारी दुरुपयोग कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को अपने कुकर्मों के लिए माफी मांगनी चाहिए, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। अब अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए किस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस तरह के आरोप लगाते हैं, उससे पूछना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रजातंत्र का जो सरकारी दुरुपयोग किया गया वो कांग्रेस का है। ये काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुकर्म है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में चौधरी संपत सिंह जी ने भी बताया, और मैं फिर आपको बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आप सब ने अपनी आंखों से देखा है। 14 वोट जो है उस वक्त कांग्रेस के विधायकों ने गलत शाही का प्रयोग करके कैंसिल करवाए। वो काम भी कांग्रेस ने किया, किसी और ने नहीं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। अब अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अब किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस तरह के आरोप लगाते हैं, उनसे पूछना चाहिए। ये सेना का मनोबल कमजोर करने की बात है। पता नहीं किस एजेंसी के माध्यम से ये बातें कही जा रही है, ये क्यों कही जा रही है, इसके ऊपर सोचने वाली बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कुछ आतंकवादी चुप कर आए थे, वो खुलेआम नहीं आए थे, वो चुप कर आए थे। हमारे कुछ जवान अपने परिवार के साथ कश्मीर के पहलगाम में थे, उन्होंने उनका धन पूछकर उन्हें मार डाला। उसके बाद क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने सभी बड़े आतंकी ठिकाने, बड़े आतंकी संगठनों के ठिकानों का सफाया किया है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हम दूसरा ऑपरेशन चलाएंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे। भारत अब दुनिया में एक कमज़ोर देश के रूप में नहीं जाना जाता है। भारत की प्रतिष्ठा अब दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में बढ़ गई है। और जहां तक हमारे पड़ोसी देशों का सवाल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले जब होता था तब भारत की सीमा में घुस आते थे। अब है किसी माई के लाल ने दूध पिया है जो है इतनी जल्दी भारत की सीमा में घुसने की हिम्मत करे। और इस बार तो आप लोगों ने देख लिया, कुछ आतंकवादी चोरी छिपे आ गए थे, खुलकर नहीं आए थे, छुप कर आए थे। और हमारे कुछ नौजवान, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ कश्मीर में घूमने गए थे, पहलगाम में। और बहनों भाइयों, इन्होंने धर्म पूछ पूछ कर मार डाला, धर्म पूछ पूछ कर मारा है। और उसके बाद क्या हुआ यह बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जितने भी ऐसे प्रमुख आतंकवादी ठिकाने थे, बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के, बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी सारे ठिकानों को सफाया कर दिया। कितने लोग मारे गए उस संख्या को मैं यहां बहुत विस्तार में जाकर नहीं चर्चा करना चाहता, और मुझे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जल्दी वह हिम्मत नहीं करेंगे। अब करेंगे तो बहनों भाइयों, हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे उसके ऊपर, और उसे हम धराशायी करेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कहा है कि ये मोदी जी का साम्राज्य है जहां आपको कोई मदद नहीं मिलती, आपका कर्ज कभी माफ नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों अंबानी अडानी का करोड़ों का कर्ज माफ कर दिया जाता है। ये मोदी जी का साम्राज्य है जहां बिहार की मजबूत शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। वो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये मोदी जी का साम्राज्य है जिसमें आपको अपने उपज का दाम नहीं मिलता, जिसमें आपको सही न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, जिसमें खाद समय से नहीं मिलती, जिसमें आप अकेले संघर्ष करते हो। और इन्हीं का साम्राज्य है जिसमें
किसान कर्ज लेता है, कर्ज देते देते उसका पूरा जीवन निकल जाता है। उसकी बेटी की शादी होती है, उसको कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज का ब्याज देते देते कमर टूट जाती है। ये मोदी जी का साम्राज्य है जिसमें आपकी कोई सहायता नहीं होती। आपका जो लोन है, आपका जो कर्ज है, कभी माफ नहीं होता। लेकिन बड़े बड़े सेठों का, अंबानी जी का, अडानी जी का लाखों करोड़ का लोन माफ होता है। ये मोदी जी का साम्राज्य है जिसमें जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था थी, जो मजबूत थी, जिससे IAS ऑफिसर जाते थे पूरे देश में, IPS, IFS, आज ठप हो चुकी है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच पर आकर, लेकिन दिखाने को क्या है? कौन सा नया कॉलेज बनवाया, कौन सी नई यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय बनवाए। ऊपर से नौजवान को शिक्षित करने के लिए आप सब कमर तोड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, कर्ज लेते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप में से एक ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि अपना बच्चा अपने से ज्यादा तरक्की करे। एक ऐसा नहीं है। गरीब से गरीब परिवार में जाओ, दूर दराज इलाके के गांव में जाओ, वहां के लोग कहेंगे सबसे पहला लक्ष्य क्या है? बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षित करना है, बच्चों को रोजगार दिलवाना है, ताकि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाए। लेकिन ये मोदी जी का साम्राज्य है, इसमें यहां बिहार की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सभी बातें नहीं आती हैं, उन्हें एक झूठी डिग्री मिली है। ये बात उन्होंने मंगलवार को बिहार में चुनावी रैली के दौरान कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि युवा सोशल मीडिया पर रील बनाने में व्यस्त रहें ताकि उनका ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी गंभीर समस्याओं से भटक जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक नकली डिग्री है और इसे शिक्षा के प्रति उनकी कथित उदासीनता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, सही बात है, लाइन लगती थी। चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती, फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। बीजेपी नेता आशीष शेलार के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा है कि आशीष शेलार आसानी से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये वही आशीष शेलार हैं जो जब चुनाव का समय आता है तो कुरैशियों के बीच जाकर कहते हैं कि वो भी कुरैशी और उनका नाम भी आशीष कुरैशी है, और जब मुसलमानों की आलोचना करने की बात आती है तो वो मुस्लिम हिंदू करते हैं। वोट चोर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो आरोपी है, दोषी है और अपराधी है। इसमें हिंदू मुस्लिम बंटवारा करने का क्या मतलब है? देखिए, आशीष शेलार सहूलियत के हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये वही आशीष शेलार हैं जब चुनाव का समय आता है तो कुरैशियों के बीच में जाकर कहते हैं कि मैं भी कुरैशी हूं, मेरा नाम आशीष कुरैशी है आज से, और जब घोषणा होता है मुसलमानों को तो मुसलमानों हिंदू करते हैं। इन्हीं की पार्टी में नीतीश राणे हैं, वो हिंदू मुस्लिम के बिना जी नहीं सकते हैं। तो ये नफरत की राजनीति फैलाने वाले लोग हैं। इन्हीं के सर्वोच्च नेता मोहन भागवत जी मुसलमानों से मिलते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी के कई फोटो आते हैं जिसमें वो खजूर खाते, टोपी पहने हुए दिखे हैं। तो ये कौन लोग हैं, हमें ये नहीं समझ में आता है। बिना हिंदू मुस्लिम किए जी नहीं सकते। अरे मतदाता चोर में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 4 बार फर्जी मतदान करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आरोपी है, वो दोषी है, वो अपराधी है। इसमें हिंदू मुसलमान की क्या आवश्यकता है? लेकिन इनके मन में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत भरी हुई है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को भगाओ, मुसलमान देशद्रोही हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अबू आसिम आजमी और आशीष शेलार एक ही भाषा बोलते हैं। ये जो MIM के वारिस पठान है और आशीष शेलार है, एक ही भाषा बोलते हैं, नफरत की भाषा बोलते हैं। ये बिना हिंदू मुसलमान किए जी नहीं सकते। क्यों? इनको पता है कि हिंदू हमारे साथ नहीं है।
मुसलमान हमारे साथ नहीं है, तो कम से कम दोनों के बीच में इतनी नफरत फैलाओ कि कोई एक तो हमारे साथ आ जाए। तो ये आशीष कुरैशी जो है, सॉरी माफ करना, आशीष सिलार उनका नाम है, लेकिन वो अपने आप को आशीष कुरैशी, पता नहीं गजेट करवाया है उन्होंने कि नहीं करवाया कागज पर, लेकिन आशीष कुरैशी को ये समझना चाहिए कि इस देश का कानून, संविधान डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के ढंग से चलेगा। जो दोषी है वो दोषी है, उसकी कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और जो निर्दोष है वो निर्दोष है। तो ये जो मतदान सूची में कम से कम आशीष कुरैशी ने गड़बड़ी तो पकड़ी। देवेंद्र जी तो कह रहे थे यहां कोई गड़बड़ी नहीं है, पप्पू मत बनिए, और आज आशीष सिलार जी ने उन्हों को पप्पू बनाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन व मालगाड़ी की भीषण टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई और 20 लोग घायल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बुलेटिन के मुताबिक बिलासपुर स्टेशन के समीप दिनांक 4 नवंबर 2025 को ही मालगाड़ी एवं मेमू लोकल के डिरेलमेंट की इस घटना में 11 यात्रियों की मृत्यु एवं 20 यात्री घायल हुए हैं। रेल प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य तत्काल प्रभाव से कर दिया गया था तथा घायलों को नजदीकी अस्पताल में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कल बहुत एक दुर्भाग्यजनक रेल दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में 12 लोगों की मौतें हुई है और जो कुछ लोग घायल हैं, निजी हॉस्पिटल में यहां पर एडमिट हैं 2 लोग। उन दोनों हताहतों से मिला, उनके परिजनों से मिला है। चिकित्सक जो इलाज कर रहे हैं उनसे मुलाकात हुई है। इलाज गंभीरता से हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अलग अलग हॉस्पिटल जो हताहत है उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है ताकि ठीक प्रकार से इलाज हो सके। और हमारे जिला प्रशासन की टीम, रेलवे के अधिकारी सभी न केवल संबंधित चिकित्सालय में इलाज कर रहे डॉक्टरों से संपर्क में है, परिजनों से भी संपर्क में है और अच्छे से अच्छा इलाज हो, समय पर सही इलाज मिले, इसकी चिंता सब मिलकर कर रहे हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के पक्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है। हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हताहत है उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले और जल्दी से वो ठीक हो जाए। बिहार चुनाव पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि इस बार नीतीश कुमार का काम न कर पाना, दौरा न कर पाना और जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें नजरअंदाज किया है उससे बीजेपी की सीटें कम हो जाएंगी, जेडीयू की सीटें भी कम हो जाएंगी। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि एनडीए को काफ़ी कम सीटें मिलेंगी और इसका सीधा फायदा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के गठबंधन को होगा। वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए 160 का आंकड़ा दे रहे हैं। दरअसल मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर बीजेपी और गठबंधन 3 अंकों तक भी ना पहुंचे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे सीधा साधा जितना मेरा आकलन है, उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों से सीधी बात करके, और वहां जब मैं गया था, इस बार नीतीश जी की जिस तरह वो काम नहीं कर पाए, दौरे नहीं कर पाए और जिस तरीके से उनको नजरअंदाज भाजपा ने किया है, उससे बीजेपी की सीटें कम होंगी, जेडीयू की भी कम होंगी। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि एनडीए वहां पिछले चुनाव के मुकाबले जो 5 साल पहले हुए था, काफी कम सीटों के साथ आएगी और इसका सीधा लाभ राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी को मिलेगा। नीतीश बाबू का वोट और जो वोट इधर उधर था, और वहां महागठबंधन पहले राउंड में एक अच्छी खासी लीड लेकर दूसरे राउंड में जाएगा। बिहार के दरभंगा में एक रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज इंडिया ब्लॉक के 3 और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। अब पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता, जिसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि गप्पू और चप्पू से बिहार बचाओ। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहिएगा बिहार के दर्शक? देखिए, योगी जी की किसी बात में भरोसा मत करना। योगी होकर के झूठ बोलते हैं।
आज देश के सामने 1% लोगों पर 62% वेल्थ बढ़ी है। सोचिए आप, पिछले कई वर्षों में 1% लोगों पे 62% वेल्थ बढ़ना, तो सोचिए उत्तर प्रदेश के गरीब के लोगों का क्या हाल होगा। और किसान के लिए जो खाद न दे पा रहे हैं, उनकी पैदावार की कीमत न दे पा रहे हो, नौजवान को नौकरी न दे पा रहे हो, वो किस मुंह वोट मांगने आ रहे हैं। और अभी अभी यूपी हरवाया, यूपी की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। इसीलिए मैं कहता हूं, यूपी की जनता ने अवध में हरा दिया इन्हें, अब यहां मगध के लोग भी उन्हें हराएंगे। पहले चरण हमारी बन रही है। बीजेपी का हर दावा झूठ है। उस दावे को मदद करने के लिए कुछ उनके खासम खास चैनल हैं, वो चैनल उद्योगपतियों के हैं, क्योंकि उद्योगपतियों का इंटरेस्ट बीजेपी से है। इसलिए बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए जो बीजेपी कहेगी वो भाषा बोलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 30 साल के बाद ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी को जनता स्वीकार कर रही है। ये कोई नई चीज नहीं है। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वोट डालना जरूरी है, वोट न कट पाए उसके लिए तैयार रहना है। अगर वो एडिटेड वीडियो है तो इलेक्शन कमीशन पे तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो देख के बता सकते हैं कि एडिटेड है कि उन्होंने वाकई में बोला है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार से दूरी बना ली। हाल ही में मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि वो सुरक्षा कारणों से बिहार नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जंगल राज का राज है। आजम खान ने कहा है कि मुझे स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से वहां ना जा पाने का अफसोस है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां जंगल राज है, इसलिए जंगल राज का अंत होना चाहिए और हम जैसे लोगों को देश में आज़ादी और कानून का राज बहाल करने का हिस्सा बनने का अवसर मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि मतदाता लोकतंत्र के लिए मतदान करके देश को बचाने के लिए एकजुट हों। मुझे अफसोस है, मैं तबीयत तो कम सुरक्षा कारणों से नहीं जा सका हूं, क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि जंगल राज है। तो जंगल राज ख़त्म होना चाहिए और हम जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि हम भी मुल्क में एक बार फिर आज़ादी बहाल हो, कानून का राज हो, इसमें हिस्सेदार बन सके। मैं फिर यही कहूँगा जो मैंने 2 रोज़ पहले कहा था कि किसी जज्बाती नारे पर या किसी बहलावे पर लोग अपनी ताकत को तकसीम ना करें, जिनका मकसद ही तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल ख़त्म कर देना है, जो चाहते ये हैं कि अपने छोटे छोटे से मफादात के लिए आपकी तकसीम करके, आपको बांटकर फाशिस्टों को ताकतवर करें। आपको पहचानना चाहिए, इसके लिए किसी तालीम, किसी इल्म, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरत है कि आप खुद अपने ऊपर तरस खाएं, अपने ऊपर रहम करें, मुल्क पर रहम करें, वरना शायद ये मौका फिर बार बार नहीं आएगा। उससे कुछ नहीं मतलब है। हम अपना काम करें, कानून की बालादस्ती हो, अदालतों में इंसाफ हो, सीबीआई, ईडी इनका नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, आईटी का नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल ना हो और अदालतों को इंसाफ करने की छूट हासिल हो। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में आज बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहाँ चुनार रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के नीचे आने से लगभग 5 लोगों की कटकर मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। यह घटना बहुत दुखद है। यह जितने भी परिवार के लोग हैं, जैसे यहाँ पर मालूम हुआ कि 6 लोग की मृत्यु हुआ है और 5 लोग मिर्ज़ापुर जनपद के हैं, 1 लोग सोनभद्र के हैं। यह ट्रेन से ये गंगा स्नान के लिए आ रहे थे और किसी कारणवश जो है कि ये घटना के शिकार हो गए और हम सब पूरे परिवार संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को
पूरे परिवार को हमारी सरकार के द्वारा और हम सब के द्वारा पूरी संवेदना है कि जो भी उनका मदद होगा, जो भी आर्थिक मदद होगा, उनको हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसमें सोनभद्र से और मिर्जापुर से कितने कितने लोग हैं? जनपद सोनभद्र से 1 लोग हैं और मिर्जापुर से 5 लोग, जिसे सूचना मिला है। सर बराडे जो डेली 4 नंबर प्लेटफार्म पर आती है, आज 5 नंबर पर आई और अलाउंस नहीं हुआ, इसका कारण क्या? देखिए, वो जांच का विषय है। अब वो तो रेलवे विभाग के द्वारा मालूम होगा कि किस प्लेटफार्म पर कितने नंबर की कौन सी ट्रेन आती है, कितने बजे आती है, वो जांच का विषय है। अभी जांच होगा, जांच के बाद पता चलेगा। पूर्णिमा के त्यौहार को लेकर देखा जा रहा है कि जहां लाखों की भीड़ होती है, वहां पर जो है कुछ लोगों का कहना है कि तैयारियां जो है उस हिसाब से नहीं थी। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार हमारी संवेदनशील है और हर एक जनता के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी के लिए अगर किसी तरह का कोई अगर लापरवाही हुआ है तो ये जांच का विषय है। अगर जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अगर देश के नेता प्रतिपक्ष की खुद की सोच ऐसी है तो वो हमारी सेना को जात पात, धर्म और मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद बात नहीं हो सकती है। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो बता दीजिए ना, देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था, शासन में कौन था? अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर विभाजन करना था तो करवा देते। आपको आज ये याद आ रहा है। दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात, धर्म, मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसमें मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात, धर्म, मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में? भैया आप, आपके परिवार के लोग थे ना। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। नेहरू जी थे, आप ही के परिवार के थे, इंदिरा जी थी, आप ही के परिवार की थी, आपके खुद के पिताजी मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनसे आप करवा देते। आज आपको ये याद आ रहा है। चुनाव में मैं समझता हूं कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने आज अपने ऊपर एफआईआर पर सफाई दी है। ललन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, आयोग के निर्देश पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो मैं इसका सम्मान करता हूं। ललन ने कहा है कि आरजेडी ने भ्रामक वीडियो पोस्ट किया है। मोकामा में जिस गांव में वीडियो बनाया गया था वहां एक आरजेडी नेता गरीबों को धमकाते हैं, उन्हें बूथ पर नहीं जाने के लिए डराते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अगर नेता गरीबों को धमकाए तो गांव के लोगों को उन्हें घर में बंद कर देना चाहिए। वीडियो, जिस वीडियो की बात हुई है, उस वीडियो को अगर कोई पूरा सुनेगा तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। जिस गांव की ये वीडियो है, उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा कि ये नेता अगर गरीबों को डराएं, धमकाएं तो गांव के लोग उनको घेर के बंद करिए और
अगर वो मतदान करने के लिए जाना चाहें तो उनको चुनाव बूथ पर मतदान कराइए और मतदान करा के उनको फिर से घर में रहने पर मजबूर करिए। गरीबों को कोई डरा के वोट नहीं ले सकता है, धमका के वोट नहीं ले सकता है। ये हमने शिवनार की सभा में कहा। ये मेरा पूरा वीडियो है, जिस वीडियो को आप भी देखेंगे तो उसमें ये पूरी बात आ जाएगी। दूसरा कि उसी दिन मोकामा के जो चुनाव कार्यालय में मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि मोकामा नगर परिषद के 15 से 27 नंबर वार्ड तक जो गरीबों का वोट है, वहां कुछ लोग जाके गरीबों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 इंच छोटा कर देंगे। चुनाव है और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। इसमें कौन सा डराने की बात है? और गरीब गुरुआ जो है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है, हमारा वोटर है। तो हम अपने वोटर की रक्षा नहीं करेंगे, हम अपने वोटर को उत्साहित नहीं करेंगे, हम अपने वोटर को निर्भीक नहीं करेंगे। हमारे वोटरों को अगर आप डराइएगा, धमकाइएगा, तो हम भी राजनीतिक दल हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने वोटरों को उत्साहित करेंगे ना कि डरना नहीं है, वोट देना है। ये चुनाव आयोग भी करता है, चुनाव आयोग भी यही कहता है कि बिना डर भय के वोट दीजिए। तो इसमें मैंने क्या कहा? भारतवंशी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए। उन्होंने मेयर का चुनाव जीतने के बाद आज जनता को संबोधित किया। ममदानी ने इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। ममदानी अपने भाषण की वजह से भी चर्चा में आ गए। उन्होंने भाषण का अंत एक बॉलीवुड गाने से किया। ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतने के बाद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। ममदानी ने कहा, मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करता हूं। इतिहास के ऐसा क्षण बहुत ही कम आता है जब हम पुराने से नए दौर की ओर कदम रखते हैं, जब एक युग का अंत होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम रखने जा रहे हैं। अहम बात यह है कि ममदानी ने अपने भाषण के दौरान जिन बातों का जिक्र किया, पंडित नेहरू ने वही बातें 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद कही थी। ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। इस चुनाव पर सभी की नज़रें थी, जिसे जीतकर ममदानी ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर के शीर्ष पद पर आसीन होने वाले पहले दक्षिणी एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।